नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज और भारद्वाज क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के सेशन में हम बात करेंगे शेखावाटी क्षेत्र के संस्थापक महाराव शेखा जी के बारे में और वीडियो की शुरुआत करेंगे एक युद्ध के साथ में जिसको घाटवा का युद्ध कहा गया। जब एक विधवा महिला अपने पल्लू में मिट्टी बांधकर शेखावाटी के संस्थापक महाराव शेखा जी के दरबार में पहुंची और न्याय की मांग की कि हे महाराज, मैं न्याय के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई। तो उसको न्याय दिलाने के लिए गोड़वाटी क्षेत्र पर अटैक कर दिया, जिसको मारोट का क्षेत्र भी कहा जाता। ध्यान दीजिए, शेखा जी महाराज, ये उनकी एक कांसे की प्रतिमा और ये राजस्थान का नया मैप। राजस्थान का एक जिला आता है डीडवाना कुचामन, जो नागौर को तोड़कर बनाया है। इस क्षेत्र को कहा जाता था मारोट और जो गौड़ राजपूत थे उन गौड़ राजपूतों का यहां पर अधिकार था, इसीलिए इसको कहा गया गौड़वाटी। मारोट के संबंध में एक सोर्स है नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, जिसमें रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान के संबंध में हमको जानकारी मिलती है। उसी हमीर महाकाव्य में यह बताया हुआ है कि यह जो क्षेत्र है इसको महाराष्ट्र नगर कहा गया। महाराष्ट्र नगर, और महाराष्ट्र नगर से होता होता यह हो गया महारोट, और महारोट से होता होता यह हो गया मारोट। तो यह मारोट का क्षेत्र गौड़ राजपूतों का अधिकार था, इसलिए गौड़वाटी। और बात है इस गौड़वाटी के क्षेत्र में 1488 ईस्वी के लगभग, जब यहां पर एक युद्ध लड़ा गया जिसको कहा गया घाटवा का युद्ध। यहां के एक शासक थे कौलराज गौड़, और एक नियम था। क्या नियम? कि इस मारोट के क्षेत्र से जो भी कोई व्यक्ति गुजरेगा, जो भी राहगीर होगा, उसको यहां पर अपना कुछ श्रम दान करना पड़ेगा। अच्छी बात है। किस लिए? एक तालाब का निर्माण करवाना है। तालाब बनवाने के लिए मिट्टी की खुदाई करनी है। तो जो भी राहगीर यहां से गुजरेगा वो उस तालाब के निर्माण में अपना सहयोग करेगा, श्रमदान करेगा, मिट्टी की खुदाई करेगा और कुछ हिस्सा उसका बाहर निकाल कर फेंक देगा। इससे क्या होगा? सामूहिक सहयोग से इस तालाब का निर्माण हो जाएगा, जो एक अच्छी बात है। हुआ क्या, एक युवक जिसकी अभी शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी के साथ में इस क्षेत्र से गुजर रहा था। उसको नियम की जानकारी दी गई कि आप इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, नियम यह है, तालाब के निर्माण में सहयोग दो। उसने नियम का सम्मान करते हुए और तालाब के निर्माण में अपना सहयोग दिया। लेकिन यहां पर उसको यह विवश किया गया कि आप तो सहयोग दोगे ही दोगे, आपके साथ ये जो महिला है, जो आपकी पत्नी आप बता रहे हो, वो भी इस तालाब के निर्माण में सहयोग देगी, वो भी यहां पर खुदाई करेगी, वो भी मिट्टी निकालकर और बाहर फेंकेगी। उस युवक के द्वारा यह कहा गया कि इनके हिस्से का जो श्रम है मैं ही दे लूंगा, लेकिन इनको विवश ना किया जाए। इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, झड़प हुई और उस युवक को पीट पीट कर और मार दिया गया। मतलब उस महिला को बना दिया गया विधवा। वो महिला विलाप करती है, जैसे तैसे अपने पति का अंतिम संस्कार करती है, और पति का अंतिम संस्कार करने के बाद जिस क्षेत्र में उसके पति को, उस युवक को पीट पीट कर मारा गया, उस भूमि से मिट्टी उठाती है और उस मिट्टी को अपने पल्लू में बांधती है और अपने पल्लू में बांधकर सीधे रवाना हो जाती है इस शेखावाटी क्षेत्र की तरफ। आप समझो यहां की कहानी। शेखावाटी का क्षेत्र, कौन सा शेखावाटी? शेखावाटी क्यों बोलते हैं, कब से नाम पड़ा? राजस्थान के ये जो जिले हैं ना, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ क्षेत्र, इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है शेखावाटी, क्योंकि यहां के जो संस्थापक थे शेखाजी महाराज, उनके जो वंशज हैं, जो शेखावत राजपूत हैं, जो कछवाहा राजपूतों की जो कछवाहा शाखा है, उस कछवाहा शाखा से रिलेटेड हैं। तो ये क्षेत्र शेखावाटी। वो महिला इस मारोट के क्षेत्र से कहां पहुंचती है? शेखावाटी। शेखावाटी में कहां पर? अमरसर। अमरसर जो
शेखाजी महाराज की राजधानी थी, उनके समक्ष उपस्थित होती है, उस मिट्टी को वहां पर फैलाती और उनसे आह्वान करती है कि हे महाराव, मैं आपके समक्ष न्याय की मांग करती हूं। महाराव पूछते हैं क्या हुआ? वो महिला कहती है वही बात जो मैंने आपको बताई कि उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, श्रम दान करना था, मुझे भी श्रम करने के लिए विवश किया गया, इसको लेकर मेरे पति को मार दिया गया, अब मैं न्याय के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं, क्या मुझे आपके द्वारा न्याय दिलाया जाएगा? अब कूटनीति क्या कहती है इसके संबंध में? शेखाजी महाराज, जिनको जब यह राज्य मिला था, छोटा सा राज्य था, इस छोटे से राज्य को बहुत बड़े राज्य में उन्होंने विस्तारित कर दिया। जब राज्य प्राप्त हुआ तो मात्र 24 गांव थे, जिसमें बरवाड़ा और न्याण जैसी जो ठिकाने थे, जो गांव थे, बरवाड़ा, न्याण, इन गांवों सहित 24 गांवों की ठिकानेदारी उनको मिली थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में इनको यह राज्य मिला था। उनके पिता की डेथ हो गई थी 1445 ईस्वी में। पिता की डेथ के बाद 12 वर्ष का एक लड़का जिसको राज्य मिलता है, ऐसे में यह प्रबल संभावना है कि उनके जो आसपास के जो लोग हैं, या जो घर के लोग हैं, या जो मातृ राज्य है आमेर, उसके द्वारा इस राज्य को हड़पने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उस कम आयु होने के बावजूद भी उन्होंने इस छोटे से राज्य को बहुत बड़े राज्य में परिवर्तित कर दिया था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब वो महिला यहां पर पहुंचती है तो कूटनीति तो यह कहती है कि आपके पास में बहुत बड़ा राज्य है, 24 गांवों का राज्य आपने 350 से अधिक गांवों तक विस्तारित कर दिया, अच्छा खासा परिवार है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में एक अनजान महिला जो आपके समक्ष खड़ी हुई है, विधवा है, माटी को बिखेर कर आपसे न्याय की मांग कर रही है, उस अनजान महिला के लिए पड़ोसी एक शक्तिशाली राज्य के ऊपर अटैक करना कूटनीति की दृष्टि से कहीं पर कोई समझदारी नहीं है। लेकिन उन्होंने उस महिला के आह्वान पर इस गोड़वाटी के क्षेत्र पर अटैक कर दिया, उस महिला को न्याय दिलाने के लिए। यह उनका कुछ जगह लिखा हुआ है कि 11वां अटैक था, कुछ जगह लिखा हुआ है उनका 12वां अटैक था। अब यह जो हमला किया तो इस युद्ध को कहा गया घाटवा का युद्ध, और इस घाटवा के युद्ध में उनके 2 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। एक तो शायद दुर्गा करके उनका पुत्र का नाम था, एक पूर्णमल करके था। 2 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके अलावा राव रिडबल के द्वारा जो तीर छोड़े गए थे वो शेखाजी के शरीर में लगे। शेखाजी खुद बहुत घायल हो गए, लेकिन युद्ध किया, युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद इस क्षेत्र पर अधिकार किया। शेखाजी जो बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे, उनकी आयु थी इस समय लगभग 54-55 वर्ष, उनको यहां से घायल अवस्था में लाया गया रलायता स्थान पर, और उस रलायता स्थान पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यहीं जब आप जाएंगे रलायता स्थान पर तो उनका एक स्मारक है जिसको छतरी कहा जाता है। छतरी आप जानते हैं, मैं बता चुका कई बार, जब किसी योद्धा की, किसी शासक की जब डेथ हो जाती है तो उस स्थान पर एक स्मारक बना दिया जाता है जिसको छतरी कहा जाता है। यहीं पर जब आप जाएंगे रलायता में तो उनकी एक प्रतिमा भी लगी हुई है। जो देश की राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन प्रतिभा पाटिल के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये एक युद्ध लड़ा महिला के सम्मान के लिए, महिला के द्वारा आह्वान करने पर कि मेरे साथ इस प्रकार से हुआ है, मेरे साथ में गलत हुआ है, क्या आप अटैक करेंगे? और उन्होंने उस अनजान महिला के लिए आयु की उस अवस्था में 54-55 वर्ष की आयु में, जब उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, यह युद्ध लड़ दिया। महाराज शेखाजी से संबंधित यही वो बातें हैं जो सिद्ध करती हैं कि एक राजा का कार्य केवल सत्ता का सुख भोगना नहीं है, बल्कि प्रजा के आह्वान पर न्याय की व्यवस्था करना है। यदि कोई शरणागत है तो उसको शरण भी देना है। हालांकि समय के साथ ये जो शरणागत वाली चीज है, इन मूल्यों में बदलाव भी आना चाहिए, जैसा हम देखते हैं कि कई बार इनका दुरुपयोग भी हुआ है। खैर, विषय को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और ये बात करते हैं कि ये शेखावाटी का क्षेत्र जो शेखाजी महाराज के नाम पर जाना गया, जयपुर के अधीन आया करता था। जयपुर से स्वतंत्र कैसे हुआ? इसके लिए तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। और युद्ध आप कैसे लड़ोगे कि जो जयपुर तो बाद में बना, पहले आमेर रियासत इसको बोलते थे, कि जिस आमेर ने आपको ये क्षेत्र दिया, जो गांव दिए, आप उससे टकराओगे तो ये तो बहुत बड़ी फौज है, तुलनात्मक रूप से आपके पास तो मुट्ठी भर सैनिक है। ऐसे में आप कैसे तो लड़ोगे, और लड़ोगे तो फिर जीतोगे कैसे?
तो ध्यान देना, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पर हम बात करें। यह आमेर राज्य, जहां पर कछवाहा राजपूतों का शासन था। शेखावाटी का क्षेत्र, इन्हीं के वंशज थे कछवाहा राजपूत। ये स्वयं को भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उन कुश का वंशज बताते हैं। और कुश के नाम से ही कुशवाहा, और कुशवाहा से होता होता ये कछवाहा हुआ। इसके संबंध में जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग और थ्योरीज भी देते हैं। यहां आमेर के एक शासक थे उदयकरण, और उदयकरण के तीसरे बेटे थे बालाजी। बालाजी को 24 गांवों का ठिकाना दिया गया था, मतलब 24 गांव दिए गए थे ठिकाने के तौर पर इस शेखावाटी के क्षेत्र में, जिसमें बरवाड़ा, इसके अलावा न्याण, ये कुछ क्षेत्र इनको दिए गए थे। आमेर रियासत के ही आगे चलकर एक जो शासक हुए नरसिंह, उन नरसिंह के द्वारा बालाजी को एक घोड़ी भेंट दी गई थी। ये घोड़ी आप रखो, अच्छी नस्ल की घोड़ी थी। इसके जो भी बछड़े होते रहेंगे, मतलब जो इसके बच्चे होंगे, वो आप टैक्स के तौर पर आमेर रियासत को देते रहोगे। अब आमेर रियासत उन बछड़ों को लेने या ना लेने से कोई गरीब या अमीर नहीं होगा, लेकिन टैक्स के तौर पर जब आप आमेर रियासत को कुछ दे रहे हो तो इसका अर्थ यह है, यह संकेत है, यह प्रतीक है इस बात का कि यह वाला जो क्षेत्र है यह स्वतंत्र नहीं है, आमेर के अधीन आता है। इसका अर्थ यह है। फिर आगे बालाजी के पुत्र हुए मोकल, और मोकल जी के यहां पर एक पुत्र उत्पन्न होता है 1433 ईस्वी में, जिनको हम शेखा जी के नाम से जानते हैं। तो अब सुनना, 1445 ईस्वी में मोकल जी की डेथ हो जाती है। 1445 में जब इनकी डेथ होती है तो शेखा जी इस समय कितनी आयु के? भाई जन्म हुआ 1433 में, 1445 में पिताजी की डेथ हो गई, तो मात्र 12 वर्ष की आयु। अब आप एक बार सोचिए, 12 वर्ष का कोई बालक यहां सत्ता में बैठा हुआ है, ठिकानेदारी उसके पास में। ऐसे में जो मातृ राज्य है, मातृ राज्य भी ये चाहता है, ये चाह रहा था उस समय कि क्यों ना इस क्षेत्र का विलय कर लिया जाए। दूसरा, इसी क्षेत्र के आसपास के घर के जो भाई बंधु होंगे या और भी जो लोग होंगे, वो भी ये चाहेंगे कि एक बालक ही तो सत्ता पर बैठा हुआ है, क्यों ना इसको मिला लिया जाए, क्यों ना सत्ता अपने हाथों में ले ली जाए। तो ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि एक 12 वर्ष के उस बालक ने न केवल अपनी ठिकानेदारी को बचाए रखा, बल्कि जयपुर के साथ में युद्ध करके जयपुर के अधीन आने वाले इस शेखावाटी के क्षेत्र को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर लिया और स्वयं महाराव की उपाधि धारण की। ध्यान देना अब इस चीज पे। शेखा जी ने जब यहां की ठिकानेदारी ली तो उन्होंने क्या किया, आमेर को जो टैक्स भेजा जाता था, टैक्स के तौर पर वो घोड़ी के जो भी बछड़े या जो भी टैक्स के तौर पर भेजा जाता था, वो देना बंद कर दिया। ये देना बंद करने का अर्थ क्या है कि अब हम स्वतंत्र हैं, आपके अधीन नहीं है। जब देना बंद किया तो यहां के जो शासक थे चंद्रसेन के द्वारा अटैक कर दिया गया। सोर्सेज ये बताते हैं कि टोटल 6 युद्ध लड़े गए। उन 6 युद्धों में से जो एक युद्ध था, अंतिम जो युद्ध था, जिसको धौली की घाटी का युद्ध कहा गया, या इसी को राजगढ़ का युद्ध कहा गया, जो 1471 ईस्वी में लड़ा गया था। टोटल 6 युद्ध बताए जाते हैं, वो झड़प होंगी, युद्ध होंगे, लेकिन ये जो अंतिम युद्ध था राजगढ़ का युद्ध, या इसको धौली की घाटी का युद्ध कहा गया, जो 1471 ईस्वी में लड़ा गया, इसमें शेखाजी महाराज की सेना के द्वारा आमेर की इस बड़ी फौज को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कुछ ज्यादा नहीं हो गई ये बात, कि एकमात्र राज्य जिसने आपको ये ठिकाना दिया है, आपके पास में 24 गांव हैं, 12 वर्ष का एक बालक यहां ठिकानेदारी में है, मतलब उसके हाथों में यहां की सत्ता है। ऐसे में यह पॉसिबल लगता है कि इस क्षेत्र ने अपने स्वयं के मातृ राज्य को पराजित कर दिया। हां, पराजित कर दिया। तभी तो शेखाजी स्वतंत्र हुए, तभी तो महाराव की उपाधि हुई, तभी तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र का दूर दूर तक विस्तार करके आगे हरियाणा में भी जो आता है आपका दादरी, और भी इधर के कुछ क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों तक का विलय कर लिया गया था। शेखावाटी बहुत बड़ा हो गया था। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ सैन्य रणनीति, प्रशिक्षण और जो विदेशी लड़ाके शेखाजी की जो सेना में थे उनके कारण। सुनना अब इस बात को। बात क्या है कि दिल्ली में उठापटक चल रही थी,
दिल्ली में सींग उलझा रखे थे एक तो तुर्कों ने और एक अफगानों ने। अफगान वाले जो पठान, पन्नी पठान थे, सत्ता के संघर्ष को लेकर कि सत्ता में किसका दबदबा रहे उसको लेकर तुर्क और जो अफगान है ये आपस में लड़ रहे थे। दिल्ली से 500 की संख्या में जो पन्नी पठान हैं वो वहां से निकले, उनको वहां शरण नहीं रही होगी या अपने आप को सुरक्षित नहीं पाया होगा। ये पन्नी पठान जब वहां से निकले तो इस शेखावाटी के क्षेत्र से गुजरे। इन 500 के लगभग इन पन्नी पठानों को शेखाजी महाराज के द्वारा अपने यहां पर न केवल शरण दी गई बल्कि उनको एक ठैया मतलब एक ठिकाना भी दिया गया। 12 गांव दिए गए कि आप लोग यहां पर रुको और ये 12 गांव मैं आपको देता हूं, शरण भी देता हूं, 12 गांव भी आपको देता हूं। इनके पास में युद्ध लड़ने का जो कौशल था वो बहुत अच्छा था, अच्छे तरीके से ट्रेंड थे और घोड़ों को उपयोग में बहुत अच्छे तरीके से ये लोग लेना जानते थे, मतलब बहुत अच्छे घुड़सवार थे। दूसरा, इनके पास में जो तलवार होती थी ये पतली और जो मुड़ी हुई तलवार है ना उसका उपयोग किया करते थे। यहां वाले क्या करते थे, उनकी तलवार लंबी होती थी और सीधी होती थी। उस तलवार में एक नुकसान ये होता था कि जब आप घोड़े पर बैठकर तेज गति से आगे बढ़ रहे हो और शत्रु पर जब आप वार करते हो तो उसके कारण जो लंबी और सीधी तलवार है वो सामने वाले के शरीर में फंसने का डर था, फंस जाएगी तो आप खुद गिर जाओगे, इसका नुकसान होता था। दूसरा, अगर वो तलवार पतली है, छोटी है, मुड़ी हुई है तो ऐसे में चलाना आसान है और फंसने का डर नहीं है, वो फंसती नहीं है, बहुत अच्छा वार करती है और आप चलते चलते भी सामने वाले पर प्रभावी वार कर सकते हो। तो शेखाजी महाराज के द्वारा इन विदेशी लड़ाकों को सम्मिलित किया गया अपनी फौज में। दूसरा, अपनी सेना को बहुत अच्छी घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी गई, अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा जो परंपरागत हथियार थे उन हथियारों की बजाय जो अच्छे किस्म के हथियार थे उस समय के, उन हथियारों का उपयोग किया गया और इन सारी रणनीति के कारण ही इस छोटे से शेखावाटी क्षेत्र ने अपने मातृ राज्य आमेर को पराजित कर दिया। चंद्रसेन जो है वो पराजित हुए यहां के शासक और चंद्रसेन के द्वारा संधि की गई, इसको स्वतंत्र मान्यता दी गई। शेखाजी महाराज ने महाराव की उपाधि धारण की और इसके अलावा शेखाजी महाराज की जो राजधानी रहेगी वो रहेगी अब अमरसर। अमरसर को राजधानी के तौर पर स्थापित किया गया। आप अमरसर जाएंगे तो वहां पर एक गढ़ बना हुआ है जिसको शेखागढ़ कहा जाता है। तो मुझे यह भी बताना आप कि मेरे कौन कौन से व्यूअर्स हैं जो शेखागढ़ से मतलब अमरसर से या रलायता से या शेखावाटी के क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि हाँ सर ये हम यहां से देख रहे हैं आपकी वीडियो। शेखावाटी क्षेत्र की थोड़ी बहुत बात और कर लेते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने बताया कि ये 24 गांव थे मात्र और शेखाजी महाराज ने मात्र इन 24 गांवों को विस्तारित करके दूर दूर तक, जिसमें आप हरियाणा में दादरी भिवानी का पूरा क्षेत्र बता रहे हो, तो 350 से ज्यादा गांवों को सम्मिलित करके ये तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र में इसको परिवर्तित कर लिया। राज्य का विस्तार करना आसान है लेकिन उस राज्य को अखंड बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो फिर यहां का वो कौन सा सिस्टम था जिसके कारण शेखाजी महाराज ने इस बड़े जीते हुए राज्य को अखंड बनाए रखा, मतलब इसको जोड़ कर रखा, बांध कर रखा। उन्होंने क्या किया, इसको 33 ठिकानों में बांट लिया और ये वाली जो प्रथा थी, ये वाला जो सिस्टम था ये डिसेंट्रलाइज्ड था, मतलब सारी सत्ता केंद्र के हाथों में नहीं रहेगी। जो ठिकानेदार हैं, जैसे अलग अलग ठिकाने उन्होंने बना दिए, आपके मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, अड़सीसर, बिसाऊ, सीकर, शाहपुरा, खाटू और XYZ, अलग अलग 33 ठिकाने बना दिए। वहां अपने ठिकानेदार बैठा दिए जो ब्लड रिलेशन थे या जो सहयोगी थे कि भैया तुम यहां पर बैठो, यहां का प्रशासन तुम संभालो। इंडिपेंडेंट हो क्या? हां तुम इंडिपेंडेंट हो। तो शांति काल में तुम यहां के सर्वे सर्वा हो, यहां का प्रशासन संभालते रहो, तुम्हारी सेना है, तुम स्वतंत्र, एक प्रकार से स्वतंत्र ठिकानेदार हो। लेकिन जब कोई बाहरी सत्ता आएगी यहां पर हम पर अटैक करने के लिए तो फिर हम साथ साथ हैं, हम अलग अलग नहीं है, हम अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। फिर हम उस जो केंद्रीय सत्ता है उस केंद्रीय सत्ता के ध्वज के नीचे आ जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए। मतलब शांति काल में
सब अपने शांति से रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। लेकिन जैसे ही युद्ध काल आएगा, युद्ध काल में सेंट्रलाइज हो जाएगी व्यवस्था, सब अपनी अपनी सेना लेकर यहां पर पहुंच जाएंगे। और ये वाला जो ठिकाने वाला जो है, ये डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था, ये हमको शार्दुल सिंह शेखावत जो होते हैं उनके टाइम ये पंचपाने के रूप में हमको देखने को मिलती है, जिसमें पंचपाने तो मैंने शुरू में लिख दिए थे, मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद, बिसाऊ, मलसीसर, ये पंचपाने वाली व्यवस्था हमको उस समय देखने को मिलती है। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे सर, लेकिन बाद में तो हम ये पढ़ते हैं कि शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये तो जयपुर के अधीन आ गया था। हाँ, बाद में संधियां हुई, वार्तालाप हुए, बातचीत हुई, और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसको फिर से जयपुर के अधीन कर लिया गया, यानी एक प्रकार से सेमी इंडिपेंडेंट हो गया कि आप जयपुर के अधीन ही रहोगे। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है अधीन, एक होता है सेमी इंडिपेंडेंट, जिसमें दोनों खूबियां होती हैं। तो खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यहां पर देखो, वैसे अलग अलग बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो बिखरे हुए हैं। जैसे औरंगजेब के द्वारा एक सेना भेजी गई थी मुर्तजा खान के नेतृत्व में खाटू श्याम जी के मंदिर पर अटैक करने के लिए। तो शेखावाटी की जो फौज थी, मतलब शेखावत और इधर वाले आमिर, जयपुर वाले जो थे, इन्होंने मिलकर और फिर उस सेना का मुकाबला किया था। इधर वालों की फौज 20,000 थी, सामने 52,000 की फौज थी, और उस 52,000 की फौज से खाटू श्याम जी के मंदिर को सुरक्षित रखा। इसके अलावा सुजान सिंह शेखावत के बारे में मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुका कि जब औरंगजेब ने अपनी फौज भेजी थी खंडेला में मोहनदेव जी के मंदिर को तोड़ने के लिए, तो छापोली के जो ठिकानेदार थे सुजान सिंह शेखावत, जिनकी अभी जस्ट शादी हुई थी एक दिन पहले, और उस मंदिर को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उसमें यह भी मैंने बताया था कि उनका सिर कट गया था, लेकिन धड़ उनका लगातार लड़ रहा था। और विज्ञान इस संबंध में क्या कहता है? क्या विज्ञान इस चीज को मान्यता देता है कि सिर कटने के बाद क्या धड़ युद्ध लड़ सकता है? और लड़ सकता है तो फिर वो कौन सी कंडीशन है कि वो ऐसा कर सकता है? इस पर भी मैंने आपके साथ में डिटेल से बात की थी। खैर, खाटू श्याम जी के मंदिर से रिलेटेड वो कौन सा युद्ध था, कैसे उस मंदिर को बचाया गया, यदि आप चाहते हैं उस विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं, मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।